हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज अपन करने जा रहे हैं बुक नंबर 2 यानी कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स की पूरी थ्योरी इस एक वीडियो में। इस एक वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ रही होगी किसी प्रकार की किसी और वीडियो की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हो। शुरू करने से पहले एक तारीख नोट कीजिए, 5 मई। ये तारीख आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तारीख को होने जा रहा है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट। एक ऐसा मॉक टेस्ट जो कि आपको एक्चुअल सीयूटी वाला फील देगा, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर अप्रोक्स 2000 बच्चे एक साथ एक ही टाइम पे एक टेस्ट दे रहे होंगे, जिनका प्रॉपर रिजल्ट भी होगा। सर, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास हमारा आगमन है, यानी कि आगमन की मॉक टेस्ट सीरीज आपने हमारी ले रखी है, तो उसके अंदर आपको ये मिल रहा होगा। ठीक है जी, क्या है आगमन, इसके बारे में बाद में डिटेल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अभी चलिए शुरुआत करते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल की। देखिए, तो सबसे पहले बात करें शेयर की, तो यार शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब स्मॉलेस्ट कैपिटल यूनिट। एक कंपनी की कैपिटल को सबसे छोटा जितना तोड़ा जा सकता है वो शेयर कहलाता है। शेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो ओनरशिप राइट होल्ड करते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जिसको बदले में हमको वोटिंग राइट मिलता है और जिसको हम बेच भी सकते हैं। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये वो शेयर है जिनको डिविडेंड का प्राइमरी राइट मिलता है, यानी कि इनको पहले से डिसाइड होगा कि कितना डिविडेंड इनको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर कंपनी कभी वाइंड अप भी होती है तो सबसे पहले इन्हीं को पैसा मिल रहा है। यहीं से एक चीज आती है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल भाषा में शेयर के बदले में कंपनी ने कितनी कैपिटल रेज की है। ये 5 प्रकार की होती है। एक है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी रेज कर सकती है। दूसरी होती है इशूड कैपिटल, मतलब मान लो मैक्सिमम है 1 करोड़। कितनी है? 1 CR। अब इस 1 करोड़ में से कंपनी को अभी 70 लाख चाहिए, तो ये 70 लाख हो गए इसकी इशूड कैपिटल। ये पब्लिक से मांगेगी पैसा, अगर पब्लिक ने पूरा दे दिया तो वेल एंड गुड है। कम दिया तो अगर 90% से कम दिया है तो उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब जितना आपने बाजार में पैसा मांगा है उसका 90% आपके पास आ जाना चाहिए, ये सेबी कहती है। अगर 90% नहीं आता तो कंपनी इंस्टेंटली सारे पैसे को रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है तो जितना अमाउंट यहां पर आएगा वही आता है। मान लेते पूरा पैसा मिल गया तो 70 लाख आपकी क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें से जितना पैसा अभी आपने मांग लिया है वो होगी कॉल्ड अप, और जितना पैसा उस मांगे हुए में से पार्टी ने दे दिया है वो होगा पेड अप। मान लीजिए शेयर ऐसे मांगा गया है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। आपने ये दोनों मांग लिए तो आपका कॉल्ड अप हो गया 7 रुपए। सामने वाली पार्टी ने अभी ये दिया है, ये नहीं दिया, तो उसका पेड अप कितना हो गया? 4 रुपए। समझ गए? और बाकी जो 3 रुपए है वो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप? कॉल्ड अप एंड पेड अप के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाया जा रहा होगा, मतलब कितना पैसा नहीं दिया। अब बात करते हैं कि सर शेयर को कैसे इशू किया जाता है। ये आपने 12वीं में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो एक बार देखो। 2 प्रकार से इशू आपने 12वीं में पढ़ा है। अब यहां पर तीसरे प्रकार का इशू भी आता है, वो है इशूड एट डिस्काउंट। पहले दोनों समझ लेते हैं। सबसे पहला इशू होता है पार पे, यानी कि 100 रुपए के शेयर के बदले 100 रुपए ही मांगे जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं होता। जब पैसा मांगते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक डेबिट, जब पैसा आता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, और जब सब पैसा आ जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन, और इसके बदले में जब कैपिटल दे देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इसकी बेसिक जनरल एंट्री होती है। सेकंड होता है प्रीमियम। जब 100 रुपए के शेयर के बदले आपने 120 रुपए मांग लिए हैं तो बेसिकली 100 रुपए शेयर के और 20 रुपए प्रीमियम के। इसको लिखने का तरीका होता है फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, किसके नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से इसको दिखाया जा रहा होता है अगले 20 रुपए। एक नंबर का एमसीक्यू सीयूटी में बन सकता है कि अगर कहीं गिवन ना हो कि एट विच कॉल प्रीमियम इज रिक्वायर्ड या प्रीमियम इज ड्यू, बता ना हो कि कौन सी कॉल पे प्रीमियम ड्यू है, तो हम कौन सी कॉल पे मांगेंगे? हम मानते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मिल जाना चाहिए। ठीक है, इफ नॉट मेंशन इट इज बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम
मिल जाना चाहिए। तीसरा होता है एट डिस्काउंट, ये अभी आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। समझ लीजिए बड़ा सिंपल है कि 100 रुपए के शेयर के बदले में 80 रुपए मांगे गए हैं। फेस वैल्यू है मान लो 100 और मांगे कितने गए हैं, डिमांड कितनी की है 80 की, तो ये 20 रुपए क्या हो गए, ये 20 रुपए हो गए डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ठीक है, तो ये 20 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट, ये डेबिट कर दिया जाता है। जैसे मान लो ये हुई बेसिक एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। जब अलॉटमेंट की एंट्री होती है तो क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पर जब डिस्काउंट होगा इसको हटाकर यहां पर आपका डिस्काउंट वर्ड जो है वो लिख दिया जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जब अदर देन कैश पे इशू होता है, जब शेयर को अदर देन कैश पे इशू किया जाता है तो दो तरीके से होता है, या तो हम प्रमोटर को शेयर दे रहे हैं, प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक को, तो जब उनको शेयर दिए जाते हैं तो हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से उसको शो करते हैं, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, जब वेंडर्स को दिए जाते हैं, यानी कि जब आप मशीन खरीद रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो और उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हो, तो आप एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट्स, जितने भी एसेट हैं वो सारे एसेट, और लोन लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी, और जो बचा हुआ है ये परचेज कंसिडरेशन में आ जाएगा। अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो गुडविल के नाम से लिखेंगे, क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे, और इसके बदले में हम क्या दे देंगे, हम दे देंगे शेयर्स। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला याद होगा आपको कैसे किया जाता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बड़े काम का है, ध्यान रखिएगा इसको, ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है, एक नंबर में पूछ लेते हैं। जनरली क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो हमारे शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब स्टार्टअप वगैरह होता है ना तो भाई मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, बदले में आप शेयर ले लो सैलरी के बराबर, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस के अंदर शेयर दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आपके बड़े काम का है, शेयर फॉरफीचर। सर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, और हमारी गणना है कि इस बार शेयर फॉरफीचर से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या है एक बार देख लीजिए, जब हम पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं, जब हम पैसे नहीं दे पाते, जैसे मान लो कंपनी ने मांगे 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, कंपनी ने सब मांग ली, हमने ये दोनों तो दे दिए, ये दोनों तो दे दिए, पर ये हम नहीं दे पाए, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉल्स इन एरिया। अगर कंपनी ने आपसे एक दो बार मांग लिया, आप नहीं दे पाए, तो कंपनी के पास अधिकार है कि आपके शेयर को वो रद्द करे। तो जब कंपनी रद्द करती है तो उसकी वो एंट्री क्या करती है, एंट्री देखिएगा, एंट्री बड़ी काम की है। एंट्री करती है कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरिया और टू शेयर फॉरफीचर। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर की कीमत टोटल 10 रुपए, कॉल्स इन एरिया कितना नहीं मिला 3 रुपए, और जो मिल गया उसको कहते हैं शेयर फॉरफीचर 7 रुपए। अब देखिए कंपनी क्या करती है, इस शेयर को वापस से रीइश्यू करती है। कंपनी क्या करती है, इस शेयर को वापस से रीइश्यू करती है, यानी कि किसी और को बेचेगी। अब समझना, कंपनी जब ये शेयर किसी और को बेचेगी, किसी और को बेचेगी, तो कंपनी चाहेगी कि ये रीइश्यू करने के बाद मुझे एटलीस्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर तो मिल जाए, मुझे एटलीस्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर तो मिल जाए। यानी कि पहले वाले पार्टी से जितना मिला, फर्स्ट पार्टी से मुझे जितना मिला, फर्स्ट पार्टी से प्लस जब इसको मैंने रीइश्यू करा तो सेकंड पार्टी से जितना मिला वो कम से कम फेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी लेस देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू। जैसे समझिएगा इसको, 10 रुपए का शेयर है, पहली पार्टी से कंपनी ने 7 रुपए ले लिए, कितने रुपए ले लिए 7 रुपए, तो कंपनी चाहेगी कि दूसरी पार्टी जिसको हम शेयर इशू करेंगे वो कम से कम 3 रुपए तो हमें दे, वो कम से कम हमें कितने रुपए दे, 3 रुपए तो हमें दे ही दे। वो 3 रुपए से ज्यादा देती तो अच्छी बात है, पर हम एटलीस्ट कितने मांगेंगे, 3 रुपए मांगेंगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके बनता है कि रीइश्यू के समय कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो आप उसका जवाब देंगे कि भैया देखो, जितना हमें पहले फोरफीचर में मिल गया 7 रुपए, हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि हमें पूरे 10 रुपए चाहिए। तो जितना हमें मिल गया हम वो अमाउंट छोड़ देते, वो मत दो, बाकी बचा कुछ आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, इसको एटलीस्ट 3 में रीइश्यू करी। मान लेते कंपनी ने इसको 7 रुपए में रीइश्यू करा, या 7 छोड़ो 5 में रीइश्यू करा। कंपनी को कितने चाहिए, 3 रुपए, कंपनी ने मांगे 5 रुपए। तो एंट्री क्या होती है, जब कंपनी मांगेगी 5 रुपए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू शेयर फोरफीचर। ठीक है, तो कंपनी ने मांगे 5 रुपए, सॉरी इसको यानी यहां शेयर फोरफीचर। ठीक है, शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो यहां पर शेयर फोरफीचर कितने का आ गया, 5 रुपए। ये बेसिकली है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू के समय कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया, ये कहलाते हैं कंपनी के शेयर फोरफीचर में आने वाला पैसा। ठीक है, कौन से में, री इशू की एंट्री। अब देखिए 7 रुपए कंपनी के पास पहले से पड़े थे, 5 रुपए जिसमें से इस्तेमाल में आ गए, तो बचे कितने रुपए, 2 रुपए। तो ऐसे कैलकुलेशन कर लो या फिर ऐसे कैलकुलेशन कर लो कि पहली पार्टी से कंपनी ने मांगे थे 7 रुपए, सेकेंड पार्टी से कंपनी ने कितने मांगे हैं, 5 रुपए, टोटल हो जाते हैं 12 रुपए। कंपनी को चाहिए कितने, कंपनी को तो चाहिए 10 रुपए, तो ये हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा। और इस एक्स्ट्रा का क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। एंट्री क्या करेंगे, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने से, 2 रुपए से, जितने शेयर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बालको। तो ये आपका इश्यू ऑफ शेयर की बेसिक थ्योरी जो है वो यहां पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की। जो कॉमन थ्योरी है वो डिबेंचर में देखेंगे। देखिए अगर बात करें डिबेंचर की, तो सर डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर सिंपल भाषा में लोन लेने का एक तरीका है। डिबेंचर क्या है, लोन लेने का एक तरीका है जिसपे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनी को चुकाना पड़ता है। ठीक है, वो हर 6 महीने में या हर 1 साल में कंपनी को देना पड़ता है। पहले से मेंशन होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना है। बेसिकली ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये प्री डिटरमाइंड है, तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक तरीके का लॉस है। ठीक है, अब डिबेंचर कई टाइप के होते हैं। आपके सीयूईटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ डिबेंचर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे बात करें तो एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब बाय एनी एसेट ऑफ अ कंपनी, यानी कि इसके बदले में कोई एसेट जो है दिया गया है। एक होता है अनसिक्योर्ड, यानी कि सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसके बदले में लोन लिया गया है। एक होता है रिडेम्पशन के बेस पर, रिडेम्पशन मतलब बाय बैक, यानी कि वापस खरीद लेना। अगर कंपनी चाहती है कि भैया हमारे जो डिवेंचर है, हमने जो जिनको देके लोन लिया है हम उसको वापस खरीद लेते हैं, यानी कि लोन की रिपेमेंट कर देते हैं। तो एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसको कंपनी खुद वापस खरीद सकती है, और नॉन रिडेबल मतलब कि वो कंपनी कभी वापस नहीं खरीदेगी। ठीक है जी। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कि क्या वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कन्वर्टेबल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इनके बदले में शेयर दे दिए जाएंगे। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिनके बदले में कोई भी शेयर नहीं मिलेंगे, वो हमेशा डिबेंचर ही रह रहे होंगे। आगे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसका नाम नंबर सब लिखा हुआ है। एक है नॉन रजिस्टेबल और नॉन रजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर, जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं है, बस डिबेंचर बाजार में घूम रहा है। समझ गए। अब जब डिबेंचर इश्यू होते हैं तो शेयर्स की तरह ये भी एट पार पे इशू कर दिए जा सकते हैं, एट प्रीमियम पे इशू कर दिए जा सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे इशू कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट से रिलेटेड एक दो बातें हैं जो आपको बहुत काम की है, पहले उसको समझिएगा। बातें क्या है कि जो ये डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है ये एक तरीके से लॉस है। क्या है, एक तरीके से लॉस है, तो इसको पीएनडल के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिबेंचर को कैश के साथ साथ अदर देन कैश पे भी इशू किया जा सकता है, जैसे अपन ने कहा था वैसा का वैसा ही बिल्कुल जैसे शेयर्स में था। तो एसेट्स टू वेंडर करके कर दिया जाता है, और वेंडर टू सर्टेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर जितना होता है उनको डिबेंचर दे दिया जाता है। अगर बोला जाए कि सर डिबेंचर की हमें नंबर ऑफ डिबेंचर इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं, तो वही फॉर्मूला है जो शेयर के अंदर होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी। आगे बात करते हैं सर डिबेंचर को देना है कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने लोन लिया है बिल्डिंग के बदले, और बिल्डिंग की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, तो बैंक ने बोला कुछ और भी रखवा दो।
तो आपने डिबेंचर रखवा दी। वो डिबेंचर एक्चुअल में कभी इशू नहीं हुए हैं, बस रखवा दिए गए हैं कि इनकेस हम पैसे नहीं देते और बिल्डिंग बेचने के बाद बैंक को पैसे नहीं मिलते तो फिर ये डिबेंचर काम में आ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा, जब कॉलेक्टर सिक्योरिटी पे डिबेंचर रखाए जाते हैं तो दो तरीके हैं इसको नोट करने के। पहला तरीका होता है जिसके अंदर कोई भी एंट्री पास ऑन नहीं होती है, बस बैलेंस शीट में डिबेंचर्स की हेडिंग के अंदर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि इतने डिबेंचर कॉलेक्टर सिक्योरिटी पे रखे गए हैं। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है एक एंट्री बनाने, वो है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, एड और लेस जो है बैलेंस शीट में हो जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें तो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं उनके बदले में आपको ब्याज देना पड़ता है। जनरल रेंज करता है बिटवीन 6 to 10%, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है देना कंपलसरी है, देना कंपलसरी है। ठीक है, देना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप लॉस में से इसको दे सकते हैं। तो पेड इवन इफ द कंपनी मेकिंग द लॉस। ठीक है। इसमें टीडीएस पहले से डिडक्ट हो जाता है, पर टीडीएस आपके अंदर कोर्स में नहीं है तो अपन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि पहले से टैक्स काट के दे। अब जो डिबेंचर होते हैं, क्योंकि वो लोन लेने का तरीका है तो कंपनी को पता होता है कि हम बदले में जो है वो कितने पैसे देंगे, यानी कि रिडम्पशन जब होगा तो वो किस अमाउंट पे होगा। याद रखिएगा, कंपनी जो है वो इश्यू 3 जगह कर सकती है। कंपनी जो है वो इश्यू 3 जगह कर सकती है, यानी कि पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पर जब पैसा चुकाने की बारी आएगी तो आपके दोस्त को अगर आपने उधार दिया है, किसी को उधार दिया है, तो आप वापस लेते समय या तो पूरा लोगे या ज्यादा लोगे ब्याज के साथ, कब नहीं लोगे। तो इसलिए जो रिडम्पशन होता है वो रिडम्पशन या तो पार पे होता है या फिर रिडम्पशन डिस्काउंट पे होता है। ये जो 2 बार लिखे हैं इसका मतलब है कि अगर इशू पार पे हुआ है, रिडम्पशन पार पे हो सकता है। इशू प्रीमियम पे हुआ है, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। डिस्काउंट और पार भी है। ठीक है जी, ये हो गया डिस्काउंट। देखिए, बड़ा सिंपल है, ज्यादा लॉजिक लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। एंट्रीज है, मैं एक बार एंट्री समझा देता हूं। देख, अगर इशू पार पे हुआ है और रिडम्पशन भी पार पे है तो एंट्री आपकी वही होगी जो होती है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9%, 10%, जितना भी इंटरेस्ट है। ठीक है। अगर इशू प्रीमियम पे है तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। और रिडम्पशन पार पे है तो यानी कि चुकाते समय पूरा पैसा ही आपको चुकाना है। अगर इशू आपका डिस्काउंट पे है तो एंट्री क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू। और क्योंकि रिडम्पशन पार पे है यानी कि चुकाते समय आपको सिर्फ 9% डिबेंचर चुकाना है, तो कुछ और एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अब समझते हैं कि सर रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम आता है तो क्या होता है। तो देखो, रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम आता है तो 2 एंट्रियां खुलती हैं, एक क्रेडिट में एक डेबिट में। क्रेडिट में खुलती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डेबिट में खुलती है लॉस ऑन इशू, यानी कि चुकाते समय कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। ये 2 एंट्री होती है जो कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो खुल ही जाएगी। ठीक है। अब अगर आपका इशू पार पे है तो ये 2 एंट्री के साथ कर दीजिए। इशू प्रीमियम पे है तो अपन प्रीमियम की एंट्री करेंगे टू एसपीआर, और रिडम्पशन की प्रीमियम है तो ये दोनों एंट्री अपन ने कर दी। सिमिलरली अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट ऑन इशू भी कर सकते हैं। कभी कभी इन दोनों को जोड़ करके एक साथ वो लॉस ऑन इशू दिखा देता है। ठीक है। इसको फिर लेटर ऑन राइट ऑफ किया जाता है फ्रॉम पी एंड एल, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और सिक्योरिटी प्रीमियम से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये आपकी थ्योरी है जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप डिबेंचर का कॉन्सेप्ट या इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट कर रहे हो। अब जाने से पहले एक बार जरा समझ लीजिए कि ये आगमन क्या है और कैसे आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों का एक मॉक टेस्ट चलता है जो कि है आगमन। ठीक है। इसके अंदर हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हम लोगों ने 10 मॉक टेस्ट बनाए। कितने मॉक टेस्ट है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी मोड पे है जो कि आपके सीयूईटी के अंदर आएगा, पेपर के अंदर। ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम ही फीलिंग देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस आगमन में आ रहे हैं तो अकाउंट्स इको बिजनेस के 5, 6 और 7 इन 3 दिन 12 बजे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट अरेंज करा रहे हैं,
जिसके अंदर सारे के सारे बच्चे एक ही टाइम पे आके एक ही मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे, जिसमें उनका रिजल्ट वगैरह भी आएगा। तो अगर आप ये लेते हो, ठीक है, अगर आपको डोमेन चाहिए तो डोमेन ले लो, 499 में तीनों सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश और जनरल के साथ डोमेन भी चाहिए तो 799, और सिर्फ इंग्लिश जनरल चाहिए तो 349। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट सीखो बिजनेस का लाइव मॉक टेस्ट होगा, आपको डिटेल्स बड़ी ही जल्दी कल परसों में वीडियो में मिल जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट अटेंड करना बहुत जरूरी है अगर आपको सीयूटी में बेहतरीन नंबर लाने हैं तो। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कल परसों और तरसों हम आपके लिए एमसीक्यू ला रहे हैं, टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो करो उसको और उसके बाद अपन मिलते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।